तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 273 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उसी मेथड को ट्रेन कर रहा होता है और उसे ट्रेन करते करते लू फेंग को 50 साल हो गए होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ एशिया कॉन्टिनेंट यांगजाओ सिटी लुओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक व्हाइट रॉब बंदा स्माइल करते हुए लू फेंग के पास आता है। और ये बंदा कोई और नहीं थंडर गॉड होता है। और वो आते ही मजाकिया वाले मूड में कहता है कि योर ग्रेट हाइनेस लू फेंग, तुम्हारी पोजीशन गानू यूनिवर्स कंट्री में यहाँ पे बहुत ही ऊपर आ चुकी है और तुमने इन 50 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये देखकर लू फेंग अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है और कहता आओ यहाँ पे बैठो, तुम तो मेरा बहुत ही मजाक उड़ा रहे हो। तो ये सुनकर थंडर गॉड भी यहाँ आके बैठ जाता है और हंसने लगता है। और ये दोनों ब्रदर 50 सालों बाद जितने भी कुछ हुए होते हैं सब यहाँ बात करने लगते हैं। और यहाँ पे ऐसी उन सब में बात होते हैं। और फिर यहाँ देखा जाए तो लू फेंग की इन 50 सालों में ओरिजिन लॉ की इम्प्रूवमेंट स्लो हो गई है, क्योंकि लू फेंग इतना उतना ध्यान नहीं दे रहा था। और यहाँ पे वही हमें 9 यूनिवर्स प्राइमरी केओस टैबलेट्स के रेन ड्रॉप के बारे में बताया जाता है, जो कि आपको पहले ही पता है। और इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि लू फेंग इसको जैसे जैसे आगे समझ रहा था उसको और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और ज़्यादा लेवल पे जाने मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट 72 वंडर्स था, जो कि स्पेस लॉ में प्रोफिशिएंट था। और एक बंदा लियान लू, जो कि पहले प्राइमर केओस में जो बंदा था जिसने उन वंडर्स को कम्प्रीहेंड किया था, उसे 3000 साल लगे थे इस प्राइमर केओस में खत्म करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इतने कितना ज़्यादा माहिर होगा। और अब फिर देखा जाए तो लू फेंग भी उससे अलग नहीं था। उसके पास 3 बॉडीज थी, उनके अलग अलग काम भी थे। स्पेशली बात करें गोल्डन हॉर्न बेस की, जिसने ब्लड रिवर वर्ल्ड एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, जिसके कारण उसकी ओरिजिन लॉ एम्पलीफाई हो गई थी। और उसके पास मोसा क्लासमैन, जो कि बनी हुई है स्पेस लॉ के लिए। इन दोनों को मिलाकर उनकी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। और लू फेंग कहता है कि जब मैं सेक्टर लॉर्ड लेवल में जाऊंगा तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें जैसा पता ही है कि सेक्टर लॉर्ड में आने के बाद किसी भी बंदे की कॉम्प्रिहेंशन लॉ बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है पहले के मुकाबले। और जो बंदा लियान लू, जिसने 3000 सालों में इस प्राइमर के उस सिटी में रह के उसको कंप्लीट किया था, तो लू फेंग भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इसको जरूर पा लेगा। अब ये थोड़ा सा अलग था कि लू फेंग ने इन 50 सालों में उस सेकंड ब्लैक मेटल बोर्ड को नहीं खोज पाया था। और इस 50 सालों में उसका अभी एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। और हमें इन्हीं सब बारों में समझाया जाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि ऐसी बेफालतू में बताए गए हैं। अब यहाँ पे वो थंडर गॉड से बात नहीं कर रहा था, लेकिन तभी बबाता की वॉइस उसके दिमाग में आती है, जो कहती है कि यहाँ पे एक मेल आया। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या मेल आया, जिसके बाद लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेज देता है। और हमें सीन चेंज कर यूजियांग माउंटेन प्राइमर रीजन लू फेंग स्टोरी विला को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने डेस्क पे आ चुका होता है। और फिर वो आके लैपटॉप पे देखने लगता है उस स्क्रीन पे, जहाँ पे कई सारे मेल्स आए हुए होते हैं। इसमें मेल्स में कई सारे लिखे हुए होते हैं। और बबाता एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि फाइनली 50 सालों में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने तुम्हें एक मिशन भेजा है। अब इन 50 सालों में लू फेंग को कभी भी कोई मिशन करने के लिए नहीं भेजा था, और इन्हीं मिशन से तो लू फेंग उन पॉइंट्स को एक्वायर कर सकता है। तो लू फेंग भी उस मेल के डिटेल्स की ओर देखता है, और जैसा कि वो सुपरवाइजर इन्वॉल्व बन चुका था, तो उसका ये फाइनली फर्स्ट मिशन होने वाला था। और अगर लू फेंग इसको कंप्लीट कर लेता तो इसको कंप्लीट करने पे उसको 2 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे। पहला तो ये था कि उसका फर्स्ट जॉब सुपरवाइजर गानू डिपार्टमेंट बनने का था, जिसको खत्म करने पे उसे 1 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे। और यहाँ पे 1 लाख पॉइंट्स मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इन डोमेन लॉर्ड लेवल में। अब यूनिवर्सल लेवल में वो आराम से अपने मिशन को चूज कर पॉइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन डोमेन लॉर्ड लेवल को वही इंतजार करना पड़ता है जब तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी खुद से उन्हें मिशन ना दे, नहीं तो उनके पास कोई और तरीका नहीं था इन पॉइंट्स को एक्वायर करने के लिए। और फाइनली लू फेंग के पास आ गया था एक मिशन। लू फेंग उस डिटेल्स पे घूरते हुए क्या था, चलो इस बार मास्कर करने का टाइम आ चुका है। और वहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें 100% इस मिशन को पूरा करना है।
है और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है उसे मारने पे उसका लेवल है ऑफिशियल लेवल अनडाइंग। मतलब ये कि लू फेंग को यहाँ पे ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंग को मारना है। अब सच में क्या लू फेंग को इसको मारना है या फिर यहाँ पे कोई और मदद लेगा, तो चलो आगे देखते हैं। अब बाता मटर करते हुए कहती है कि 100% कंप्लीटेशन पे यहाँ पे तुम्हें 100 मिलियन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो सच में बहुत ज्यादा विशियस हो रही है। अब लू फेंग उस और डिटेल में जाने लगता है और यहाँ पे लिखी हुई होती है कि जब तुम वॉर में इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारे पास दूसरे रेसेस के भी बंदे होंगे और यहाँ पे तुम्हारे पास कई सारे मैटर्स भी होंगे। अब यहाँ पे कई सारे इश्यूज लिखे होते हैं और डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी आई हुई होती है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बारे में। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गानू यूनिवर्स कंट्री रॉयल फैमिली में एक यान हाई फैमिली हेड एंचेस्टर है जिसका नाम यान हाई है और उसका एक डिस्पल है जिसका नाम जेफरी है और ये दोनों अनडाइंग बेंग है और उनके सोल को इन्वेड करना है और ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इन्होंने बग क्लैन वॉरियर्स को कंट्रोल किया हुआ है और ये दोनों अनडाइंग बेंग हेचमैन फॉर बग क्लैन बन चुके हैं। और हमें बताया जाता है कि पूरे की पूरे याना फैमिली यहाँ बग क्लैन को यूज करती है जहाँ पे 3.22 मिलियन सालों से इसको सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है और इसी कारण यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं और उनके यहाँ होने से ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा नुकसान झेला गया है। और यहाँ मिशन के बारे में बताया जाता है कि यानाओ फैमिली को सस्पेक्ट करना है कि ये 18 ऑर्गेनाइजेशन के इलाइट के अंडर कंट्रोल किए गए हुए या फिर नहीं। और यहाँ पे टोटल 1.2 मिलियन पीपल है जो कि अनडाइंग याओहाओ और जेफरी के अंदर है, तो उन्हें भी सबको मारना है। और यहाँ पे टारगेट के स्ट्रेंथ डिटेल में लिखी हुई होती है कि याओहाओ और जेफरी ये नॉर्मल अनडाइंग बेंग है गानू यूनिवर्स कंट्री के जिन्होंने बग क्लैन सोन मैनुअल को एक्वायर किया है, जिसके बाद इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि लू फेंग के पास इन सारे इनहेरिटेंस की पावर मिली है, इन सबको उन बग क्लैन को कंट्रोल करने की मैनुअल्स मिल गई है जिसके कारण वो बग क्लैन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण उनकी पावर में इजाफा बहुत ज्यादा हो गया है और इन सबको मारना ही उन सबका मिशन था। अभी यान हाई उसकी स्ट्रेंथ अभी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग है, वहीं पे जेफरी एक हायर लेवल जनरल का अनडाइंग बेंग है। और दूसरे में लिखा हुआ था कि यहाँ पे नॉर्मल 1.2 मिलियन मेंबर्स उनके अंदर मौजूद है और उनमें से टोटल 39 सेक्टर लॉर्ड है, 812 डोमेन लॉर्ड से 91,256 यूनिवर्सल लेवल है और बाकी के जितने बचे वो स्टार ट्रेवल और स्टार लेवल के बंदे जो कि अभी कंफर्म नहीं किए गए हैं और मिशन के ऑब्जेक्टिव में थे। मतलब कि इन सब को पूरा करने या ना करने पे भी पॉइंट बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। पहला में था किल याओहाओ, मतलब कि वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंग था, उसको कंप्लीट करने पे उसके जितने भी पॉइंट्स मिलते उसमें 20% बढ़ जाता। अगर यहाँ पे वो फेल हो जाता तो 20% माइनस हो जाता। दूसरे में था जेफरी को मारना जिसमें कि उसे 10% ज्यादा मिलता, अगर सक्सेस हो जाता, फेल हो जाता तो 10% कम मिल जाता और ऐसे ही करके सब चीज था। तो इसको मैं स्किप कर, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा में डिस्क्रिप्शन लिखा है तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है। या फिर यहाँ पे हमें रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है। अब देखा जाए तो लू फेंग अकेले किसी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंग तो मार नहीं सकता है, इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उसके लिए एक आर्मी बनाई होती है ताकि लू फेंग उस आर्मी को लेके उन सबको मार सके। अब रिसोर्सेज में पहला आता है गानू यूनिवर्स कंट्री का 9th आर्मी जो कि कलेक्टिव आर्मी था। दूसरा था गोल्डन हॉर्न रेस पगोडा स्क्वाड्रॉन जो कि गोल्डन हॉर्न के जैसा ही सिमिलर नेम रखता है। और तीसरा था वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब लू फेंग इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके उनके लोकेशन, उनके बारे में कुछ भी पता कर सकता है। और मिशन की टाइम लिमिट 1 साल थी, मतलब 1 साल में लू फेंग को कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना है। और इसमें कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो फेल माना जाएगा। और मिशन का टोटल रिवॉर्ड 2 लाख पॉइंट्स होने वाला था। और यहाँ पे नीचे लिखा था कि इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाला पर्सन लू फेंग होने वाला है। अब लू फेंग इतनी लंबी चौड़ी भाषण को देखता और क्या थी तो बहुत ज्यादा लंबी इंट्रोडक्शन थी। ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो सच में ऐसा करना चाहती है। अगर वो सच में चाहते हैं कि मैं पर्सनली एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंग को मारूं तो मैं कब का गिव अप कर चुका होता है। और फिर वहीं पे बाता को दिखाया जाता है जो लू फेंग के सोल्जर पे खड़ी होती है और वहां पे वो देखती है गोल्डन हॉर्न रेस पगोडा स्क्वाड्रॉन। आखिर ये क्या है, बाता को भी इसके बारे में नहीं पता था। अब देखा जाए तो ये डिटेल की मिशन बहुत ज्यादा लंबी थी और लू फेंग ने इन सबको पढ़ लिया था। अब 9th आर्मी लू फेंग के अंदर आने वाली थी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और पगोडा स्क्वाड्रॉन
उसमें भी कई सारे अनडाइंग बिंग मौजूद थे। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या मुझे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से यहाँ ड्रीम अंडरवर्ल्ड एम्पायर रेड डाउन प्लैनेट में जाना चाहिए ताकि मैं उन गोल्डन और रेस पीपल से मिल सकूं। और फिर में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसी दिन वहां पे अपने वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स या ब्रदर्स सबसे मिल जाता है और सीक्रेटली अनडाइंग डायलिन के साथ और 5 सेक्टर लॉर्ड और यूनिवर्स प्लान के साथ अर्थ को लेकर निकल जाता है और यूनिवर्स प्लान का सिर्फ 50 टाइम्स लाइट स्पीड से चलने लगती है। और में कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और डायलिन एक साथ बैठे हुए थे और लू फेंग ब्लैक रॉक डायलिन की ओर देखकर कहता है, डायलिन आखिर तुम्हारे एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि आखिर मैं इन सारे मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि बेस्ट में 100% दूं, मतलब कि मैं पूरे के पूरे मिशन को कंप्लीट कर सकूं। अब एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए तो डायलिन लू फेंग से कई ज्यादा एक्सपीरियंस था और पावरफुल भी था। तो यहाँ पे डायलिन कहता है कि यहाँ पे मिशन के 4 पार्ट्स मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रबल तो 1.2 मिलियन टारगेट को मारना है। अगर यहाँ पे लू फेंग किसी एक को भी मिस करता, अब यहाँ पे फेल हो जाता तो लू फेंग के पॉइंट्स घटते नहीं है। तो यहाँ पे लू फेंग भी हामी भरता है। अब देखा जाए तो उन सबको एक साथ मारना, अगर यहाँ पे मारने गए तो कोई ना कोई एक बंदा तो उड़ के भाग ही सकता है और जब अटैक होता है तो सब अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। और यहाँ पे इस वॉस्ट यूनिवर्स में किसी रैंडम लोकेशन पे जाके छुपना और उसको ढूंढ पाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए डायलिन कहता है कि इन चारों मिशन में वही सबसे हार्ड है। अब लू फेंग भी हामी भरता है और समझ जाता है और फिर डायलिन आगे बोलता है कि उन 2 अनडाइंग बिंग याहाई और जेफरी को मारना, उसमें भी खतरों का सामना किया जा सकता है क्योंकि एक अनडाइंग बिंग को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब तक कि वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग से कम ना हो, क्योंकि उसे जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पे उसको कोई मारने आ रहा तो वो आराम से वहां से भागने की कोशिश कर सकता है और वो आराम से अपने गॉड कंट्री को यूज करके टेलीपोर्ट कर सकता है और यहाँ से भाग सकता है जितनी दूर वो भाग सके। तो लू फेंग भी हामी भरता है और फिर डायलिन फिर से आगे बोलता है कि इन चारों मिशन में यान और जेफरी को मारना इनसे थोड़ा सा फेलियर हो सकता है, लेकिन फेलियर मतलब यही हुआ कि आपके से पॉइंट्स को घटा दिया जाएगा, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 मिशन को कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ आराम से 4 सेक्टर लॉर्ड को बंदे को मार सकते, जिसमें आपको 55% कॉम्प्लीमेशन और भी ज्यादा मिल जाएंगी। और अगर आपने उन 2 अनडाइंग बिंग को नहीं मारा तो यहाँ पे 30% ही डिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पे टोटल मिलाकर 40% बचेगा। और अब फिर हमें इन सेक्टर लॉर्ड के बंदों के बारे में बताया जाता है। इन सेक्टर लॉर्ड में 4 सेक्टर लॉर्ड के बंदे जो कि लेवल 2 पे हैं, वहीं पे एक लेवल 1 पे हैं और एक लेवल 3 पे हैं और ऐसे ही करके कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे और इन सबको लू फेंग को मारना था। अब यहाँ पे कई सारी बातें होती जो कि इस मिशन के रिगार्डिंग है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर यहाँ पे बात करने के बाद डायलिन कहता है, योर मेजेस्टी यहाँ से रेड डाउन प्लान 16 दिन की टाइम पे आए, आपको जाके रेस्ट कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर लू फेंग अपने रेस्टिंग क्वार्टर्स की ओर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने ट्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है और एमेथिस्ट आइलैंड पे आ जाता है। मैं सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स एमेथिस्ट आइलैंड का सीन दिखाया जाता जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड था और यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे कई सारे डोमेन लॉर्ड, सेक्टर लॉर्ड और अनडाइंग बंदे थे जो कि लू फेंग को आते देख उनके सामने झुक जाते हैं और हमें वहाँ पे 9th आर्मी लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल होता है और कहता है लू फेंग या लू फेंग आगे जल्दी से सब लोग करो। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि आकर वहाँ पे पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल को देखते हैं जिसके साथ वो हॉल के अंदर जाते हैं और आफ्टर में सीन चेंज को एपेसियस हॉल को दिखाया जाता है यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक स्टोन टेबल बना हुआ होता है और वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े ट्रोन्स मौजूद थे और अभी के दरमियान वहाँ पे 3 ट्रोन्स मौजूद थे जिनमें कि पहला गोल्डन फेदर ऑफिशियल, ब्लैक यान ऑफिशियल और तीसरा वही ग्रीन कवर आर्मर ऑफिशियल होता है और यहाँ पे वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इन सब के पीछे कई सारे अनडाइंग खड़े थे लगभग 100 की इदारत में। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि 9th आर्मी लीडर से कहते हैं और यहाँ पे हमें टॉल स्किनी मैन को दिखाया जाता है जो कि ट्रोन से आगे बढ़ के स्माइल करते हुए कहता है इनवॉय और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ऑर्डर से या मिलियन ऑफ सोल्जर गानू यूनिवर्स कंट्री में आ चुके थे और इसमें 9th आर्मी में यही सब इंक्लूडेड थे
और ये टॉल स्किनी मैन लू फेंग के सामने भी पोलाइट बन रहा था। अब लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है यहाँ पे आपको कोई भी इतनी सुपर सर्विस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। अब ये सुनकर वो टॉल एंड स्किनी मैन कुछ कह तो नहीं सकता पर इससे सुनकर स्माइल करता है। अब देखा जाए तो वो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बिंग है और वो नाइट आर्मी का लीडर है और उसकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी उसको इतना लेवल होने के बाद भी एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे के नीचे काम करना पड़ रहा था और उसी की बातें सुनना पड़ता। और हो सकता कि उसके सामने जो बंदा हो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन फिर भी उसके सामने सुनना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अभी लू फेंग ने जो उससे कहा ये सुनकर वो स्माइल करने लगा कि कम से कम यहाँ पर जो बंदा है वो इतना एरोगेंट नहीं है, अच्छा बिहेवियर का है। और अब फिर उसी के बगल में ब्लैक रॉब रेडी होती है जो कहती है लू फेंग चलिए मैं आपको यहाँ पे नाइट आर्मी का सिंपल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो लू फेंग भी इसे बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और वो ब्लैक रॉब लेडी उससे कहती है कि हमारे नाइट आर्मी ये 9 कलेक्टिव आर्मी में से कहा जाता है और यहाँ पे 100 ग्रुप से और हर एक ग्रुप में एक अनडाइंग विंग, 100 सेक्टर लॉर्ड, 1000 डोमेन लॉर्ड्स, 10,000 यूनिवर्सल लेवल के बंदे मौजूद हैं और ये नाइट आर्मी में टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन सोल्जर की है। तो लू फेंग भी हामी भरता है और यहाँ पे हर एक आर्मी में और यहाँ पे हर एक आर्मी जब यहाँ पे लड़ाई करने जाती है तो एटलीस्ट 10,000 लोगों को लेके ही जाती है और यहाँ पे लू फेंग की गार्ड टीम में ही एक अनडाइंग विंग, 10 सेक्टर लॉर्ड और 100 डोमेन लॉर्ड्स और 1000 यूनिवर्सल लेवल थे जो कि नॉर्मल आर्मी के 1/10 के बराबर थी। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि लू फेंग के सेक्टर लॉर्ड के बंदों के पास अपने ओरिजिन लॉ मौजूद थी जो कि गानू यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। और यहाँ पे हमें इन्हीं सारे आर्मी के बारे में बताया जाता है और अब फिर यहाँ पे कई सारे आर्मी की बात होती है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर ब्लैक रॉब लेडी आगे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है लू फेंग नाइट आर्मी हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में से है जो कि हमारे कोर मेंबर्स में से एक है। तो ये सारी बातें सुनकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि लीडर के साथ में इस बार ये डर है कि मैं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता हूँ। तो टॉल एंड स्किनी मैन लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं गानू डिपार्टमेंट के आर्मी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इन्वॉल्व को कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे आप मुझे सिर्फ ऑर्डर कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जिसके बाद यहाँ पे टॉल और स्किनी मैन आगे सीरियसली कहता है कि यहाँ पे 100 कैप्टन से मैं नाइट आर्मी में जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और गानू यूनिवर्स कंट्री में से आते हैं और यहाँ पे ये दोनों मिक्सअप होके रहते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है और यहाँ पे हमें फिर से इन्हीं सब आर्मी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे फाइनली वो टॉल स्किनी मैन आगे लू फेंग से पूछ लेता कि इनवॉय आखिर आपके नाइट आर्मी का मिशन क्या है, इसमें कौन सा मिशन होने वाला है, इसमें जरूरत क्या है। तो लू फेंग कहता है कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, मैं तुम्हें इस मिशन की डिटेल को बाद में बहुत जल्द भेज दूंगा। तो ये सुनकर वो आदमी कहता फिर ठीक है, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार करूंगा। अब यार मीटिंग के दौरान नाइट आर्मी को इस मिशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि आखिर ये मिशन कैसा होने वाला है और ये मिशन कैसा चलने वाला है। अब ये पूरा का पूरा मिशन कंप्लीटली सीक्रेट रखा जा रहा था क्योंकि यहाँ पे हो सकता कि कोई गद्दार निकले और जाके उस बंदे को बता दे, इससे पहले वो मार पाते इन्हीं सब का भी खात्मा हो सकता था, इसलिए इस मिशन को सीक्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे हमें एक चीज बताई जाती है जो कि बहुत ज्यादा गलत है, ये नाइट आर्मी सिर्फ रिसोर्सेज के रूप में यूज किया जा रही है, ये सिर्फ पॉन है जो कि मोहरे के तरह ही काम करती है। इन सबको मिशन कंप्लीट करने के लिए मोहरों का काम किया जा रहा था। फिर टाइम बीतने लगता है, लू फेंग अपने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके इन सारी डिटेल को निकालने लगता है और 1.2 मिलियन को मारना था, जिसके बाद उसने इन सारे को मिला के एक बैटल प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और लू फेंग को पता था कि एक बार उसने अटैक कर दिया तो सबको मिलके उसे मारना होगा और यहाँ कंप्लीट मास्कर करना पड़ेगा। और अब फिर में सीन चेंज कर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने प्राइमरी रीजन वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन में अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और कहता कि चलो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे गोल्डन हॉर्न रेस पगोडा स्क्वाड्रन से कॉन्टेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग का सेकेंड रिकॉर्ड्स में यही बंदे थे जिनकी ये सहायता लेकर लू फेंग उन पे अटैक करने वाला था। और लू फेंग उन्हीं सब के इंफॉर्मेशन जो कि उन स्क्वाड्रन में थी उन सब के इंफॉर्मेशन को देख रहा था। और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है गोल्ड हॉर्न क्लैन, ये तो गोल्डन हॉर्न बेस के नेम के सिमिलर ही लग रहा है। और मैं बबाता को दिखाया जाता जो कहती है कि ये गोल्डन हॉर्न बेस ये स्पेस बेस में से आते हैं, लेकिन ये गोल्डन हॉर्न बेस इनके पास तो लगता नहीं है कि ये गोल्डन हॉर्न बेस के जैसे होंगे। यहाँ पे कई सारी चीजें जो कि अलग अलग लेवल से आती हैं। अब यहाँ
पे इन्हीं के बीच में हमें बताया जाता है कि गोल्ड हॉर्न रेस इनमें कोई भी फ्रेश और ब्लड लाइफ फॉर्म नहीं होती है। ये सभी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तो स्टोन लाइफ फॉर्म होते हैं और कुछ तो पहाड़ जैसे बड़े होते हैं। सेम टू सेम समझ लो कि मूसा क्लैंसमैन की कि उसकी कोई भी फ्लैश वाली बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ एनर्जी से बने हुए होते हैं। और ये भी समझ लो सेम टू सेम वैसे ही होते। तो इसे सुनकर लू फेंग भी शौक हो जाता है कि ये तो बहुत ही पेक्यूलियर रेस है। तो यहाँ पे बात आगे क्या आती है कि अगर बात करें सच्चाई की तो यहाँ पर हम लोग जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स से सब खाते ना, ये लोग यहाँ पे कीचड़ रबर ये सब खाया करते, कोई क्रिस्टल खाते हैं। और यहाँ पे अगर इनके बॉडीज को भी कट कर दिया जाए तो इनको ऐसा लगेगा कि तुम किसी एलॉय को काट रहे हो। इनमें कोई भी खून नहीं है, यहाँ तक कि इनको सांस लेने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके कोई इंटरनल ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे ही सिंपली इस रेस के बारे में बताया जाता जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें गोल्ड हॉर्न रेस, फ्लेम गॉड रेस, इन सब के बारे में बताया जाता कि गोल्ड हॉर्न रेस ये नॉर्मल रेसेस में से आता है, फ्लेम गॉड रेस ये पावरफुल रेसेस में से आया करता। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये इतने भी वीक नहीं है, इसमें ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग भी आते हैं। आखिर ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो बताता उससे छापन मारते हुए कहती है कि जब मैं कहती हूँ वीक तो मैं इसे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी जितने भी रेसेस है उनसे कंपेयर करती हूँ। यहाँ पे तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस पूरे इंटायर रेस में ऐसे कई सारे पावरफुल बीइंग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि फ्लेम गॉड रेस। और इसमें से नॉर्मल जो कि नॉर्मली आते हैं उसमें गोल्ड हॉर्न रेस आते हैं। और वह बात आगे क्या आती है गोल्ड हॉर्न रेस, इसकी एस्टिमेशन लगाया जाए तो यहाँ पे प्रोबेबली 100 एम्परर लेवल अनडाइंग होंगे। यहाँ पे 2 to 3 यूनिवर्सल लेवल कंट्री लेवल वॉरियर्स होंगे जो कि आराम से गानू यूनिवर्स कंट्री को बिना किसी दिक्कत के डोमिनेट कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पे इतने पावरफुल रेस को एक नॉर्मल रेस कह रही है, तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लो जो पावरफुल रेसेस आते होंगे तो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब यहाँ पे लू फेंग भी हामी भरने लगता है और यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीजें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे लू फेंग अपने वही प्लान को बनाने लगता है। फिर हमें सीन चेंज कर यूनिमो प्लांट शिप को दिखाया जाता है जो कि डार्क यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए रेड डाउन प्लांट की ओर निकल रहा है। और यहाँ पे एक लिटिल टीम वहां पे पहले ही पहुंच चुकी थी वहां का इंस्पेक्शन रहने के लिए। फिर हमें उस रेड डाउन प्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि एक नॉर्मल लाइफ प्लैनेट होता है लू फेंग के अर्थ के जैसा ही, और ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ वर्चुअल बस कंपनी स्टेशन किया गया था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लू फेंग को क्या वो लोग मदद करेंगे क्योंकि उनके मिशन में जो नाम लिखे हुए थे क्या वो लोग डिनाई कर देते हैं या फिर कुछ और लू फेंग के आगे आने वाला प्लान कैसे होने वाला है, क्या लू फेंग अपने उस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।